हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि हम लोग सीटेट जनवरी 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चंस की ओर। विकास के क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव ना होना, आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। दोस्तों यहाँ पर क्रांतिक क्रिटिकल पीरियड का मतलब है कि जो विकास की प्रक्रिया है ना, उसके लिए महत्वपूर्ण समय अवधि क्या है। ठीक है, तो इसका महत्वपूर्ण समय यानी कि जो विकास की प्रक्रिया जिसमें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से होती है वह क्या होती है। तो यहाँ दे रखा है कि विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव न होना। दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि वातावरण का विकास पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है, इन्वायरमेंटल विकास में बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है। आनुवंशिकता पर विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ना, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत होगा। आनुवंशिकता का वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना, तो दोस्तों पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर क्रांतिक अवधि का संप्रत्यय का मतलब है विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, विकास हमेशा निरंतर होता है, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बता रखा है, ऑप्शन दे रखा है केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, विकास हमेशा निरंतर होता है, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी मानते हैं कि पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटे बालकों के लिए विकास समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। दे रखा है मुद्रक संचार, धार्मिक संस्था, विद्यालय, तत्कालीन परिवार। दोस्तों यहाँ पर मुद्रक संचार नहीं होगा, क्योंकि मुद्रक संचार द्वितीय समाजीकरण में आएगा। धार्मिक संस्था ये भी द्वितीय समाजीकरण की संस्था के अंतर्गत आएगा। विद्यालय ये भी द्वितीय सामाजिक संस्था के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो इमीडिएट फैमिली तत्कालीन परिवार है वह प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक समाजीकरण का मतलब है कि सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है उसके पश्चात उसके जो सोशलाइजेशन है, उसका जो समाजीकरण है वह उसके परिवार से शुरू होता है। इसलिए परिवार को प्राथमिक समाजीकरण, प्राथमिक संस्था समाजीकरण के प्राथमिक संस्था के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? उन्नत आयोजक, संहिता, उपकरण, स्कीमा। तो दोस्तों यहाँ पर जीन पियाजे से सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है। तो दोस्तों वहाँ पर जो एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, उसके अंदर की जो मानसिक रूप है, उनके अंदर की जो मानसिक रूप है, उनके क्रियाओं और विचारों की संगठित जो प्रणाली है दोस्तों, उसे स्कीमा कहा जाता है। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कीमा सही हो जाएगा। दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार जो व्यक्ति के विचारों में मानसिक संरचनाएं संगठित प्रणाली के रूप में होती हैं उन्हें स्कीमा कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेष कठिनाई महसूस करते हैं? उत्तर पारंपरिक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक।
दोस्तों यहाँ पर पूछ रखा है कि जो संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर पारंपरिक अवस्था ये जीन पियाजे की अवस्था नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा दूसरों की बातों को समझने में कठिनाई महसूस नहीं करता है बल्कि समझने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में भी बच्चा समझने लगता है। दोस्तों जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा दूसरों की विचारों को, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को, दूसरों के विचारों को वह समझने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस करता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास ... का उत्पाद है। अनुवांशिक स्वभाव, केवल अवलोकन और अनुकरण, सामाजिक संपर्कता, अस्मिता निर्माण। दोस्तों यहाँ पर लेव वाइगोस्की की बात आई है, उनके अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसका किसका प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा सामाजिक संपर्कता सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की का सोशल जो सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, उसमें लेव वाइगोस्की ने ये बताए हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे की जो अधिगम की क्षमता है वह सामाजिक संपर्कता से बढ़ेगी। समाज से जो बच्चा इन्वॉल्व रहेगा, कनेक्ट रहेगा, वह उसके सीखने की प्रक्रिया अच्छी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक संपर्कता संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण उत्पाद है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियाँ सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता है? जीरोम ब्रूनर, डेविड ऑसवेल, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लेव वाइगोस्की जो वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि मानवीय गतिविधियाँ सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होती हैं, विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य को बल देते हैं, जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को बल देते हैं वह है लेव वाइगोस्की। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेव वाइगोस्की ही सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिए थे। इनके अनुसार ही, लेव वाइगोस्की के अनुसार ही बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो सामाजिक प्रतिक्रिया के रूप में बहुत ही ज़्यादा सुगम में होती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने के हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं? दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें किस चरण में बच्चों की जो नैतिक तर्क होती है वो दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होती है। तो यहाँ पर दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, औपचारिक परंपरागत स्तर। दोस्तों यहाँ पर जब बात आती है दंड और आज्ञा से बचने के लिए तो यह पूर्व परंपरागत स्टेज में आ जाता है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है ना। बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना। दोस्तों अमूर्त विचारों पर पाठ तैयार नहीं करना है, वह संरचनावादी अध्यापक की विशेषता नहीं है। अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना। दोस्तों अकेले हल करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं देना संरचनावादी अध्यापक की विशेषता नहीं है। अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना। दोस्तों यहाँ पर अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर नहीं करना है, ऐसी संरचनावादी अध्यापक की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं होनी है, ठीक है। यहाँ पर बात आती है डी ऑप्शन की, ऐसी गतिविधियाँ आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। दोस्तों यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसमें ऐसी गतिविधियाँ आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले, यानी कि उनके अंदर की जो कॉन्सेप्ट हैं उनको उन कॉन्सेप्ट को एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा चैलेंज महसूस करें, ऐसी में उन्हें गतिविधियाँ आयोजित करने को दिया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। प्राकृतिक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि,
बोधन बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि जो हॉवर्ड गार्डनर हैं अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत में किस बुद्धि को शामिल नहीं किया है। दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक बुद्धि को शामिल किया गया है, स्थानीय बुद्धि को भी शामिल किया गया है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को भी शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वह हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें कंप्रिहेंशन इंटेलिजेंट को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। अभिकथन है, जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बाल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मौखिकीकरण और बोल बोल कर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या को हल ढूंढने में मदद करता है। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अभिकथन है, जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या का हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर अभिकथन हमारा सही है। जब मन ही मन में विद्यार्थी मनन नहीं कर पा रहा है तो जब वह बोल बोल के करेगा तो थोड़ी सी उसे समस्या को समाधान करने के लिए उसे सरलता प्राप्त होगी। यहाँ पर उसका तर्क दे रखा है, मौखिकीकरण और बोल बोल कर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तर्क भी सही है। बच्चे जब बोल बोल कर किसी चीज़ को करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर विचारों को क्रमित करने में और समस्या को हल ढूंढने में सहायता प्राप्त होती है। यहाँ पर हमारा अभिकथन और रीजन दोनों ही सही हैं। चलिए बात करते हैं कौन सा ऑप्शन इन दोनों को ऐड कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए सही की व्याख्या कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा जो कि बेस्ट है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। अंतर जेंडर क्वेश्चन दे रखा है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता का रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, जेंडर भेदभाव चर्चा करने से बचा जाए, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादी को चुनौती दें, रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि कक्षा में जेंडर जो रूढ़िवादिता है उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा चीज़ महत्वपूर्ण है। अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित करना, दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, ये बात भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें जेंडर के भेदभाव पर चर्चा करनी है तभी तो हम जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म कर सकेंगे, रोक सकेंगे। ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जहां उनको रूढ़िवादिता को चैलेंज दें। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऐसे हमें उन्हें ऐसे जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिससे कि उन्हें चुनौती हो, जैसे कि कर्णम मल्लेश्वरी जो कि वेट लिफ्टर हैं और स्त्री हैं, इनका उदाहरण दे सकते हैं। सुनीता विलियम्स जो कि हमारे अंतरिक्ष में जाने वाली हैं, उनका उदाहरण दे सकते हैं। यानी कि हम ऐसा करके उन्हें जेंडर रूढ़िवादिता से रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय ढूंढ सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।